नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पॉलिटी के सेकंड पार्ट संविधान के स्रोत को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इससे पहले मैंने इसका पहला भाग कि हमारा संविधान कैसे बना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, सभी समितियों के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, वो सब कुछ जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं डिटेल में कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत का मतलब है कि जो हमारा भारतीय संविधान बना है, इसमें कई देशी स्रोत भी हैं और कई विदेशी स्रोत। देशी स्रोत मतलब जब तक हम अंग्रेज़ों का राज रहा, वो कई अधिनियम और एक्ट लेकर आए थे भारत में, तो हमने अपने संविधान में उसे भी सम्मिलित किया है। और कई विदेशी स्रोत हैं, मतलब जो कि विदेशों के संविधान हैं, उससे भी अच्छे अच्छे कानूनों को हमने सम्मिलित किया है हमारे भारतीय संविधान में। तो ये देशी और विदेशी स्रोत हम दोनों पढ़ेंगे। तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। और भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। तो देशी स्रोत हम पहले पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से लिए गए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो हमारा संविधान बना है, लगभग मैंने आपको बताया था कि 60% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। तो मतलब ये जो अधिनियम है, अंग्रेज ही लेकर आए थे। मैंने पहले भी आपको बताया था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि हमारा जब संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे और लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे भारतीय संविधान में। आप याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे ज़्यादा भाग किस में से लिया गया है, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में से। अब हम देखते हैं कि कुछ विदेशी स्रोत भी लिए गए हैं, जैसे कि अमेरिका से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान। इसे हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। पर आपको याद रखना है कि दोनों हैं देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है विदेशी स्रोत हैं, इसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संविधान है, इसमें कई विदेशी स्रोत हैं, मतलब हमने कई देशों के संविधान से कानून लिए हैं। तो इस पर कई लोगों ने व्यंग्य कसा और कहा कि भारतीय संविधान विदेशी फलों की टोकरी है। और कई लोगों ने यह कहा कि ये तो विदेशों से लिया गया उधार संविधान है। तो इस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है और इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये कथन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उसमें ये कथन दिया गया था और पूछा गया था कि बताइए ये कथन किसने कहा है। तो आपको याद रखना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यह कथन कहा था, जब उन पर लोगों ने ये व्यंग कसा था कि ये तो विदेशी फलों की टोकरी है और ये संविधान जो है उधार लिया गया संविधान है विदेशों से। तब उस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है और इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन, कि आखिर हमने ब्रिटेन से क्या लिया। तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, ये दोनों पूछे जाते हैं कि संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। तो इसे हम याद कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पर ब्रिटेन ने अभी तक राज किया था, तो हमने संसदीय प्रणाली उसी से उठा ली। कि संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से उठा ली, ब्रिटेन की, और एकल नागरिकता भी वहीं से उठाई है। तो एकल नागरिकता क्या होती है, भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। जैसे कि आप देखते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई कैलिफोर्निया में राज्य में रहता है तो उसे वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। अगर और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँ, तभी तो जैसे धारा 370 हट गई है। उससे पहले जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही था कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में रहता है तो उसे जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता लेनी होती थी और भारत की भी नागरिकता लेनी होती थी। मतलब दोहरी नागरिकता थी ना, उससे और कहीं किसी राज्य में भी नहीं था, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही था, सिर्फ धारा 370 के कारण। पर अब धारा 370 हट गई है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब भारत में एकल नागरिकता का ही कंसेप्ट है। जिसे आप याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली है। तो याद रखिएगा, हमने ये कंसेप्ट ब्रिटेन से उठाया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहले हम चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे याद कैसे करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था। ये चारों चीज़ें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली हैं। तो इसे हम याद कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो वो भारत है। पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहाँ के लोग जो हैं
वो अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि वो एक सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। वहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने मौलिक अधिकार कहाँ से उठाए? संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाए। और आपको पता ही होगा ये एक पावरफुल कंट्री है, शक्तिशाली देश है, इसलिए जो पावर वाली चीज़ें हैं वो भी हमने वहीं से उठाई। जैसे राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायालय की व्यवस्था दंडित करने के लिए हो गई, ये पावर वाली चीज़ें हमने कहाँ से उठाई हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाई हैं। ये याद करने की ट्रिक हो गई, जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहला वाला ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये याद रखना आयरलैंड से लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दूसरा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन जो किया जाता है, ये वाला कंसेप्ट भी हमने आयरलैंड से उठाया है। तो आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य हैं, कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? याद रखिएगा 12 सदस्यों का चयन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बाकी तो आपको पता है इंटरनल वहाँ पर वोटिंग से ही आते हैं, इंटरनल वोटिंग से। और बाकी जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति जो ज़्यादा चुने जाते हैं। कला के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में था। ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो राज्यसभा में ज़्यादातर इंटरनल वोटिंग से ही आते हैं, वो राजनेता ही आते हैं। पर बाकी जो लोग हैं उनको भी देश की सत्ता में अधिकार दिया जाए, वो भी जो जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया साहित्य में, कला में, विज्ञान में, वो भी इसमें शामिल हो सकें, इसलिए उन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा उनका भी चयन किया जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या कंसेप्ट उठाया है? तो आपातकाल का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? जब आप जर्मनी को पढ़ते होंगे तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि हिटलर के बारे में। तो हिटलर आपको पता था कि तानाशाह था। तो जब हिटलर ने राज्य किया जर्मनी पर, तो जर्मनी पर कोई लोकतंत्र नहीं था। मतलब एक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उस समय पूरा इमरजेंसी की हालत थी, आपातकाल की हालत थी जर्मनी में, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र नहीं था, जनता अपनी आवाज़ उठा नहीं सकती थी, इसलिए पूरा आपातकाल की हालत थे। मतलब एक कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपको याद रखनी है तो आप अगर उसके पीछे एक मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे ना, तो आपको कभी भूलेगी नहीं। इसलिए मैं आपको एक कहानी से रिलेट कर रहा हूँ। जब भी आपके दिमाग में जर्मनी आएगा तो आपके दिमाग में देखना आपातकाल जरूर आ जाएगा। इसलिए इससे आप इसको बहुत देर तक याद कर सकते हैं बिना रिवीजन के। तो इसलिए आप याद रखेंगे जो जर्मनी है, इससे कहानी आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जापान। तो जापान द्वारा क्या लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया कंसेप्ट? तो जापान से लिया गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जापान के बाद दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसे हम देखिए कैसे याद करेंगे। इसकी भी एक कहानी हम अपने आप से बना लेते हैं कि हमने यूरोप से भी कुछ ना कुछ उठा लिया, अमेरिका से भी ले लिया और अपना एशिया से भी ले लिया, जापान से लिया ना, लेकिन अभी तक हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कुछ भी नहीं लिया। तो अफ्रीका में देखा जाए तो सबसे विकसित देश कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने उठा लिया संविधान संशोधन। तो संविधान में अगर कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, संशोधन करना है, तो वो वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से उठाया? तो दक्षिण अफ्रीका से। मतलब इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि हमने हर जगह से उठा लिया लेकिन अफ्रीका से कुछ नहीं लिया। तो अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ले ली कि संविधान में संशोधन करना है। तो अफ्रीका में कहाँ से ली? तो अफ्रीका का जो सबसे विकसित देश है साउथ अफ्रीका, वहाँ से हमने ये ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची का विभाजन। तो समवर्ती सूची क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं कि जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे कि आपको बता दो स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर राज्य भी अपना कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है कि किस पर राज्य कानून बना सकता है, किस पर केंद्र कानून बना सकता है? तो ये समवर्ती सूची में लिखा हुआ है। तो समवर्ती सूची का जो विभाजन है, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आखिरी में हम देखते हैं हमने रूस से क्या लिया। तो रूस से लिया हमने मौलिक कर्तव्य। जैसा कि हमने हर कुछ जनता की भलाई के लिए कानून नियम बनाए, लेकिन जनता का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, इसलिए हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से। तो ये पूछा गया, ये बाद में हम संविधान संशोधन किया गया तब इसे डाला गया, इसलिए आखिरी में ले गया था, ये भी पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछी जाए कि किस समिति द्वारा, क्योंकि ये बाद में लिया गया था ना मौलिक कर्तव्य, इसलिए पूछ लिया जाता है कि किस समिति की सिफारिश या किस अमेंडमेंट के तहत इसे लिया गया। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति थी, इसकी सिफारिश पर, वर्ष था 1976 और कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये हमने कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से था? तो रूस से लिया था। तो ये मौलिक कर्तव्य में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा गया है। तो जैसे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, ये जनता का मौलिक कर्तव्य बनता है। और उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह भी हमारा कर्तव्य बनता है। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, यह भी हमारे आम जनता का कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। तो ऐसी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।